हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द क्लास में एक बार फिर से हम तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं। चैप्टर चल रहा है बायोमोलिक्यूल्स और कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोगों ने जस्ट फिनिश किया है। उसके बाद अब बारी है कि हम लोग थोड़ा सा अमीनो एसिड्स, पॉलीपेप्टाइड्स और प्रोटीन्स के बारे में डिस्कशन शुरू करें। तो आज का क्लास अमीनो एसिड्स के ऊपर हम लोग बातें करेंगे और अगले क्लास में हम लोग पॉलीपेप्टाइड्स और प्रोटीन्स के ऊपर बातें करेंगे। अमीनो एसिड्स, किस तरह के कंपाउंड्स को अमीनो एसिड कहा जाता है? तो देखो, हमारे पास एक मॉलिक्यूल हो जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप हो, साथ ही साथ अमीन फंक्शनल ग्रुप हो, तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स को अमीनो एसिड की कैटेगरी में रखा जा सकता है। कार्बोक्सिलिक एसिड की वजह से एसिड और अमीन फंक्शनल ग्रुप की वजह से अमीनो। फिर इस ग्रुप का पोजीशन, जैसे इस कार्बोक्सिलिक एसिड के ठीक बाद में ये जो कार्बन है इसे अल्फा कार्बन कहोगे, अल्फा के बगल में बीटा कार्बन, बीटा के बगल में गामा कार्बन, तो हम लोग कहेंगे ये गामा पोजीशन पर अमीन ग्रुप लगा है, सो ये गामा अमीनो एसिड है। मतलब अमीनो एसिड कई तरह के हो सकते हैं, अल्फा अमीनो एसिड्स हो सकते हैं, बीटा अमीनो एसिड्स हो सकते हैं, गामा अमीनो एसिड्स हो सकते हैं और भी बहुत कुछ। तो हमें इन सब तरह के अमीनो एसिड्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। हमें केवल और केवल नेचुरली ऑकरिंग 20 अल्फा अमीनो एसिड्स, इन्हीं में हमारा सारा इंटरेस्ट है। नेचर में पाए जाने वाले 20 अल्फा अमीनो एसिड्स में हमारा सारा इंटरेस्ट है, क्योंकि यही अमीनो एसिड्स आगे चल करके आपस में मिल करके प्रोटीन बनाते हैं। तो हमें सिर्फ और सिर्फ उन्हीं अमीनो एसिड्स को समझना है, उन्हीं अमीनो एसिड्स पर डिस्कशन करना है जो कि प्रोटीन बनाने के काम में आते हैं। और प्रोटीन बनाने के काम में कुल मिलाकर के 20 अमीनो एसिड्स, 20 अल्फा अमीनो एसिड्स आते हैं। तो आज के क्लास में इन्हीं अमीनो एसिड्स के अराउंड हम लोग बातें करते रहेंगे। जनरल स्ट्रक्चर, अगर हमें किसी अमीनो एसिड का अल्फा अमीनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर बनाना है तो हम लोग कैसे बनाएंगे? एक कार्बन ले लो, कार्बन के साथ एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, और यही वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, तो इस पर एक NH2 जोड़ दो, फिर एक हाइड्रोजन जोड़ दो, और चौथा वाला ग्रुप ये बदलता रहेगा। तो सभी अमीनो एसिड्स में ये 3 ग्रुप्स तो कॉमन देखने को मिलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन और एक हाइड्रोजन। ये चौथा वाला ग्रुप बदलता रहेगा और इसको बदल करके हम लोग तरह तरह के अमीनो एसिड्स जो है लिखते चले जाएंगे। जैसे इस R की जगह अगर हमने लिख दिया हाइड्रोजन, इस R की जगह हमने लिख दिया हाइड्रोजन, तब जो अमीनो एसिड बनेगा वो है ग्लाइसिन। इस R की जगह हमने लिख दिया मिथाइल, तो ये हो गया एलानीन। इस R की जगह हम लोगों ने लिख दिया आइसोप्रोपाइल। इस R की जगह ये वाला ग्रुप लगा देना, तो ये हो जाएगा वैलीन। इसी तरह से R की जगह, जैसे ये एलानीन देख रहे हो ना, इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दो और एक हाइड्रोजन कम करके उसके बदले में एक फिनाइल ग्रुप जोड़ दो, तो जाएगा CH2, और फिर आगे फिनाइल ग्रुप। तो तुम अमीनो एसिड को नाम दोगे फिनाइल एलानीन। इस R की जगह पर CH2OH, सेरीन। इस R की जगह पर CH2SH, सिस्टीन।
इस फिनाइल ग्रुप के साथ यहाँ पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दो, CH2, यहाँ OH, टायरोसिन। तो तुम देख रहे हो कि इस R की जगह पर हम लोग तरह तरह के ग्रुप्स जोड़ते चले जा रहे हैं। R की जगह पर H लगा दिया, ग्लाइसिन बन गया। R की जगह मिथाइल लगा दिया, एनालीन बन गया, एलानीन बन गया। R की जगह आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा दिया, वैलीन हो जाएगा। R की जगह ये CH2 फॉलोड बाय फिनाइल ग्रुप, तो फिनाइल एलानीन हो जाएगा। फिनाइल एलानीन में यहाँ पर एक OH लगा दो, टायरोसिन हो जाएगा। R की जगह CH2H कर दिया, सेरीन। R की जगह CH2S कर दिया, सिस्टीन। R की जगह पर CH2, COOH, एस्पार्टिक एसिड, CH2, COOH, ग्लूटामिक एसिड, CH2, CONH2। इन दोनों को रिलेट करना एक बार। कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह अमाइड फंक्शनल ग्रुप चुन लिया है, तो एस्पार्टिक एसिड की जगह एस्पैराजीन इसका नाम, और ग्लूटामिक एसिड में जो ये अपना चौथा वाला ग्रुप देखने को है, CH2, CH2, COOH, इसी को कॉपी करेंगे, बस इस एसिड की जगह अमाइड लिख देंगे, CH2, CONH2। तो ये हो गया ग्लूटामिक एसिड से ग्लूटामीन। तो काफ़ी सारे हम लोगों ने लिख लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अमीनो एसिड लिख लिए। अभी भी 9 लिखना और बाकी है, सारे नहीं लिखेंगे, ठीक। कुछ जो मतलब बेहद आसानी से याद हो सकते हैं, पहले उनको तुम्हारे सामने ला दे रहे हैं। फिर कुछ का स्ट्रक्चर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, वो तुम्हारे लिए छोड़ देंगे। अगर तुम्हारा मन करे तो बुक में जा करके उसको भी पढ़ सकते हो। तो जो आसानी से एक बार हमने बताया और एक बार तुमने देखा, याद हो गया, उन्हीं को लिख रहे हैं। जो बहुत टेढ़े मेढ़े हैं, जिनको याद रखने में बड़ी फजीहत होगी, वो हम तुम्हारे लिए छोड़ दे रहे हैं। अगर तुम्हारा मन करे तो किताब में जाओ, खोज करके याद कर डालो। तो R की जगह H लगाया, ग्लाइसिन। R की जगह CH3 लगाया, एलानीन। R की जगह आइसोप्रोपाइल लगा दिया, वैलीन। फिर ये सारे ग्रुप लगाते चले गए, तो ये सारे अमीनो एसिड्स बन गए, ठीक। इन तीनों को थोड़ा हम मिटा रहे हैं। R की जगह CH2 4 टाइम्स, NH2, लाइसीन। R की जगह CH2 3 टाइम्स, NH, C डबल बॉन्ड NH, NH2, आर्जिनीन, आर्जिनीन। और इस R की जगह पर CH2 और ये इस तरह से 2 नाइट्रोजन एटम के साथ ये वाला रिंग लगा दोगे, हिस्टीडीन। ये अंतिम वाले दोनों को याद रखने में तुमको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अगर इन दोनों ग्रुप्स को जैसे तुम थोड़ा आइडेंटिफाई कर रहे होगे तब तो आसानी से लिख ले जाओगे, लेकिन अगर इन ग्रुप्स को तुम आसानी से नहीं पहचान पा रहे हो तो थोड़ी सी मुश्किलें तुम्हारे लिए यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आएंगी। सो 11 के बाद 12, 13, 14, ये 14 अमीनो एसिड्स हमने बोर्ड पर तुम्हारे लिए लिख दिए। 6 और बचे हुए हैं, उसमें से एक और लिखते हैं, पर्टिकुलरली ये वाला। इसको देखना, इसको कहते हैं प्रोलीन। और ध्यान देना, हम ये नहीं कह रहे हैं कि R की जगह उसको लगा देना, हम कह रहे हैं वो अपने आप में एक अमीनो एसिड है। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड, NH2 है, इसमें NH2 न होकर के NH है क्योंकि इधर पीछे से साइक्लाइजेशन हुआ है। फिर एक हाइड्रोजन है,
इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन छुपा हुआ है, राइट। और ये जो चौथा वाला ग्रुप R है, उसकी जगह यहाँ से कार्बन चेन ओरिजिनेट हो रहा है जो आकर के नाइट्रोजन से कनेक्ट हो गया, इसीलिए नाइट्रोजन का एक हाइड्रोजन भी कम हो गया है, इसको प्रोलीन कहते हैं। तो ये 15 अमीनो एसिड्स हमारी तरफ से। बाकी बचे हुए 5 अमीनो एसिड्स अगर तुम्हारा पढ़ने में सही में मन लगता है तो तुम खोज करके देख ले जाओगे, नहीं तो बहुत सारे बच्चे तो 15 भी नहीं जान पाते हैं। तो ज़रूरत पड़ने पर इन चीज़ों को अप्लाई करो, और ज़रूरत पड़ गया कि हमें कोई क्वेश्चन सेरीन के साथ सॉल्व करना है, तो सेरीन का स्ट्रक्चर जब तुमको लिखना आएगा तब तो उसके साथ क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। सिस्टीन के साथ कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है, सेरीन का स्ट्रक्चर तुम्हें लिखना ही नहीं आता, तो फिर सेरीन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स एग्जाम में कैसे सॉल्व कर पाओगे। तो एक जनरल स्ट्रक्चर तुमको पता होना चाहिए। और चलो मान लो 15-20 अमीनो एसिड नहीं भी याद हो रहे हैं तो कम से कम 4-5 अमीनो एसिड्स तो एटलीस्ट जो अच्छे सिंपल उनको याद कर डालो, ताकि कभी किसी को अपनी बात समझानी हो तो 1-2 एग्जाम्पल तो दे सकोगे ना। तो ये अमीनो एसिड्स का जनरल स्ट्रक्चर हुआ। फिर 20 अमीनो एसिड्स में से एक अमीनो एसिड को छोड़ दिया जाए, किसको? ग्लाइसिन को छोड़ दिया जाए। ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? कार्बन COOH NH2 हाइड्रोजन, और इस R की जगह भी एक हाइड्रोजन ही लिखना है। तो ये हुआ ग्लाइसिन। ग्लाइसिन को छोड़ करके बाकी के 19 अमीनो एसिड्स के अंदर ये जो अल्फा कार्बन है ये एसिमेट्रिक होगा। इस पर 4 अलग अलग ग्रुप मिलेंगे। ग्लाइसिन में क्या है, 2 ग्रुप एक जैसे हो जा रहे हैं, तो ग्लाइसिन में ये कार्बन एसिमेट्रिक नहीं होने जा रहा है, लेकिन बाकी के 19 अमीनो एसिड्स में जो हमारा अल्फा कार्बन है वो एसिमेट्रिक होने जा रहा है। और तुम जानते हो एसिमेट्रिक होने का मतलब, इसको 2 तरह से लिखा जा सकता है। अगर हम लिखें तो फिशर प्रोजेक्शन में लिख रहे हैं तो एक तो तरीका ऐसा हो जाएगा COOH, और ये चौथा वाला ग्रुप इधर नीचे की तरफ, इधर NH2 और इधर हाइड्रोजन। दूसरा ये जो NH2 और हाइड्रोजन ये राइट पर और ये लेफ्ट पर लिखा हुआ है, इसका ओरिएंटेशन बदल लेंगे हम। तो एसिमेट्रिक कार्बन पर 4 अलग अलग ग्रुप्स, और उसका ओरिएंटेशन के बेसिस पर 2 तरह का ओरिएंटेशन हो सकता है चारों ग्रुप्स का कार्बन के ऊपर। एक ओरिएंटेशन ये, दूसरा ओरिएंटेशन ये। इस तरह का ओरिएंटेशन रहेगा तो तुम इसको कहोगे ये है डी अमीनो एसिड, और अगर इस तरह का ओरिएंटेशन है तो तुम कहोगे एल अमीनो एसिड। तो ग्लाइसिन को छोड़ करके बाकी के 19 अमीनो एसिड्स डी और एल 2 फॉर्म्स में हो सकते हैं, 2 फॉर्म्स में पाए जा सकते हैं। और नेचर में प्रोटीन बनाने के लिए जो अमीनो एसिड्स इस्तेमाल होते हैं वो सारे के सारे अमीनो एसिड्स एल अमीनो एसिड्स होते हैं। डी अमीनो एसिड्स नेचर में नहीं पाए जाते हैं। हम इसको अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं, लैब में सिंथेसाइज करना चाहे तो लैब में बना सकते हैं, लेकिन नेचर में जो एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स हैं, उनके अंदर प्रोटीन पाया जाता है। उस प्रोटीन में जो भी अमीनो एसिड्स होते हैं सभी के सभी अमीनो एसिड्स एल होते हैं। कोई एक्सेप्शन होगा तो नहीं कहा जा सकता, बट इन जनरल नेचर में पाए जाने वाले जो प्रोटीन्स हैं और उनके अंदर जो अमीनो एसिड्स है वो डी टाइप के नहीं है बल्कि एल टाइप के। तो कभी एल अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर लिखने को कहा जाए तो ध्यान देना कि ये ऊपर लिखना है, ये नीचे लिखना है, और इन दोनों को कैसे कैसे लिखना है। फिर अमीनो एसिड्स को हम लोग 2 और कैटेगरीज में डिवाइड कर लेंगे। इसेंशियल अमीनो एसिड एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स। इसेंशियल मतलब ये हमें चाहिए, नॉन इसेंशियल मतलब हमको इनकी ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि हम लोगों की बॉडी के अंदर कुछ अमीनो एसिड्स अपने आप बनते रहते हैं, तो जो अपने आप बन जाते हैं वो बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो अपने आप बन जा रहा है। लेकिन जो अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी में अपने आप नहीं बन पा रहे हैं
उनको हमारे फूड में होना ज़रूरी है। अगर हमारे फूड में, हमारे भोजन में वो अमीनो एसिड्स नहीं है तो हमारे शरीर में उन अमीनो एसिड्स की कमी हो जाएगी, ज़रूरी प्रोटीन्स नहीं बन पाएंगे, तो उसकी वजह से हमें तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं। तो स्वस्थ रहना है तो जो इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो हमारे फूड में होने ही होने चाहिए। तो 20 में से 10 अमीनो एसिड्स इसेंशियल होते हैं, 10 अमीनो एसिड नॉन इसेंशियल होते हैं। फिलहाल एज ए केमिस्ट्री स्टूडेंट तुम्हें याद रखने की बहुत ज़रूरत नहीं है कि कौन इसेंशियल कौन नॉन इसेंशियल, लेकिन हाँ ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल। तो हम नाम से नहीं बता रहे हैं कि कौन इसेंशियल कौन नॉन इसेंशियल, बस कॉन्सेप्ट समझा दे रहे हैं कि इसेंशियल मतलब जो हमारे भोजन में होना ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारे बॉडी के अंदर अपने आप नहीं बन पाते हैं। नॉन इसेंशियल मतलब वो हमारी बॉडी में अपने आप बन जाते हैं, तो हमारे फूड में रहे न रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देन आफ्टर अमीनो एसिड्स को हम लोग 3 और कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। न्यूट्रल अमीनो एसिड्स, एसिडिक अमीनो एसिड एंड बेसिक अमीनो एसिड्स। न्यूट्रल क्या होगा? तो देखो कार्बन के साथ COOH NH2 हाइड्रोजन और चलो यहां मिथाइल जोड़ दिया और ये बन गया एलानीन। एलानीन में क्या है? एक फंक्शनल ग्रुप है जो कि एसिड का काम करेगा, दूसरा फंक्शनल ग्रुप है जो कि बेस का काम करेगा। तो एक बार एसिड एक बार बेस दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो हम बोलेंगे एलानीन जो है वो एक न्यूट्रल अमीनो एसिड है। लेकिन कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं, जैसे हम लोग ये वाला एग्जांपल देखें, यहां पर हम लगा रहे हैं CH2COOH। तो एक एसिड और एक बेस ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दे रहे हैं और ये वाला एसिड जो है बच जाएगा। तो एसिड 2 बार, बेस 1 बार। तो कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जिनमें एसिड और बेस का बैलेंस नहीं होता, एसिड जो है ज़्यादा रहेगा या बेस जो है ज़्यादा रहेगा। तो अगर एसिड फंक्शनल ग्रुप ज़्यादा बार है, बेस फंक्शनल ग्रुप कम बार है, तो ये दोनों तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, ये बच जाएगा और इसके बचने की वजह से बोलेंगे कि अमीनो एसिड जो है एसिडिक है। तो साइड चेन में अगर एसिडिक फंक्शनल ग्रुप, ठीक, ये तो मेन कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्फा अमीनो ग्रुप हो गया। साइड चेन में अगर एसिडिक फंक्शनल ग्रुप्स देखने को मिलते हैं तो फिर अमीनो एसिड तुम्हारा जो है वो एसिडिक हो जाएगा। और बेसिक अमीनो एसिड्स के लिए कि अमीनो एसिड में ये 3 ग्रुप्स तो हो ही गए। जो साइड चेन है, साइड चेन में कोई बेसिक ग्रुप मिल जाए तो ये दोनों एसिड और बेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, लेकिन ये बच जाएगा, ये बच जाएगा, तो अमीनो एसिड कैसा हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। तो इस तरह से साइड चेन का स्ट्रक्चर कैसा है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि अमीनो एसिड न्यूट्रल होगा या एसिडिक होगा या बेसिक होगा। कब एसिडिक होगा? जब साइड चेन में एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप या कोई दूसरा अच्छा एसिडिक फंक्शनल ग्रुप मिल जाए। कब बेसिक होगा? जब साइड चेन में एक्स्ट्रा अमीन ग्रुप या कोई दूसरा बेसिक ग्रुप मिल जाए क्योंकि अच्छा खासा बेस हो, तो अमीनो एसिड को बेसिक कहेंगे। और कब ये न्यूट्रल होगा? जब साइड चेन में कोई एसिडिक या बेसिक फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और हम बोलते हैं कि अमीनो एसिड न्यूट्रल हो जाएगा। तो ज़्यादातर अमीनो एसिड न्यूट्रल ही है, कुछ अमीनो एसिड्स एसिडिक है और कुछ अमीनो एसिड्स बेसिक है। एसिडिक में 2 ही एग्जाम्पल है मोस्टली, एक तो ये हो गया एस्पार्टिक एसिड और दूसरा ग्लूटामिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड, इन दोनों का स्ट्रक्चर ध्यान से याद रखना। इनके नाम से ही समझ में आता है कि ये एसिडिक है, नाम के साथ ही एसिड जुड़ा हुआ है। तो एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड ये दोनों जो है एसिडिक अमीनो एसिड्स की कैटेगरी में आते हैं। बेसिक अमीनो एसिड में एक तो ये है, इसको हम लोग लाइसीन कह रहे हैं, और एक और लिखते हैं ये वाला ग्रुप देखना,
ये ग्रुप भी काफ़ी ज़्यादा बेसिक है। ठीक, आर्जिनिन, इस अमीनो एसिड का नाम है आर्जिनिन। तो इस ग्रुप को अगर तुम पहचान रहे हो तो ये ग्रुप काफ़ी ज़्यादा बेसिक है, अमीन से भी ज़्यादा बेसिक होता है। तो आर्जिनिन जो है वो भी एक बेसिक अमीनो एसिड है। इसी तरह से एक और बेसिक अमीनो एसिड हम लोग लिख सकते हैं हिस्टीडीन। ठीक, तो हिस्टीडीन में ये जो साइड चेन है, साइड चेन के अंदर ये जो ग्रुप देख रहे हो, ये ग्रुप क्या है, बेसिक है। दो नाइट्रोजन एटम्स है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, इसके पास लोन पेयर, इसका लोन पेयर तो रेजोनेंस में बिजी है, इसका लोन पेयर फ्री है। तो ये नाइट्रोजन जो है काफ़ी अच्छा बेसिक स्ट्रेंथ रखता है और इसकी वजह से ये अमीनो एसिड एसिडिक हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर ग्वानिडीन फंक्शनल ग्रुप है जो कि अमीनो एसिड को काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड बना रहा है। इस पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर सकते हैं। जैसे तो एसिडिक में दो अमीनो एसिड तुम्हें याद रखने हैं, ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड। एक आधा और छोटे मोटे मिल जाए तो मिल जाए, अदरवाइज यही दो मेन एसिडिक अमीनो एसिड्स है। बेसिक में 3 अमीनो एसिड ही याद रखने हैं, लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टीडीन। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर बेसिक नेचर पर थोड़ी सी बातें करें तो देखो इन दोनों में कौन ज्यादा बेसिक। तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा तो बेस का काम करेगा। जैसे मान लो इसको H+ आयन मिल जाए तो H+ आयन के साथ रिएक्शन करेगा और बना लेगा RnH3+, नाइट्रोजन पर प्लस आ गया, हम बोलेंगे ये बेस का काम किया। इसको H+ आयन दे दिया जाए तो ठीक, इधर लिख लेते हैं H+ आयन, इसके पास भी लोन पेयर, इसके पास भी लोन पेयर, इसका लोन पेयर इधर रेजोनेंस में बिजी है, इसका लोन पेयर फ्री है। इसका लोन पेयर डोनेट कराया और डोनेट करा के ये बना लिया NH2+ और ये वाला NH2 ऐसे ही लिख दिया। और ध्यान देना ये प्लस का चार्ज जब इसके साथ रेजोनेंस करेगा, इसके पास लोन पेयर इसने डोनेट किया, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करा दोगे तो इसका एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर आएगा NH2 एंड डबल बॉन्ड NH2+। तो प्लस का चार्ज इस नाइट्रोजन पर था, फिर इस नाइट्रोजन पर आ गया, दोनों नाइट्रोजन पर 50-50 वो शेयर हो जाएगा, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी और ये रिएक्शन बड़ी आसानी से होगा और ये काफ़ी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बेस हो जाता है। तो इसकी तुलना में ये अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इसको जरा पहचानना कि कार्बन के साथ एक डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन और एक सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन रहे तो जब भी H+ को पकड़ने की बारी रहेगी ये पकड़ेगा, जब ये H+ पकड़ेगा तो इस पर प्लस का चार्ज आएगा, फिर ये दूसरा वाला नाइट्रोजन रेजोनेंस करके प्लस के चार्ज को अपने पास बुला लेगा। तो रेजोनेंस की वजह से पॉजिटिव चार्ज दोनों पर आधा आधा डिवाइड हो जाएगा और जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ये रिएक्शन बड़े आराम से होगा और ये बहुत अच्छा बेस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो वही चीज़ है। देखिए यहाँ पर अगर तुम पहचान सको तो ये वाला नाइट्रोजन जब लोन पेयर डोनेट करेगा तो इस पर प्लस का चार्ज आएगा, फिर ये रेजोनेंस करके पॉजिटिव चार्ज को अपने पास बुला लेगा। तो दोनों मिलकर के पॉजिटिव चार्ज को अच्छे से स्टेबलाइज कर ले जाएंगे और जिसकी वजह से ये अच्छा खासा बेसिक हो जाता है। इसमें भी वही चीज़ है, C डबल बॉन्ड NH, सिंगल बॉन्ड NH2, पीछे भी NH है। तो यही वाला नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, इसी पर प्लस आएगा, फिर ये भी इसके साथ रेजोनेंस करेगा, ये भी इसके साथ रेजोनेंस करेगा। तो पॉजिटिव चार्ज इस पर तीनों पर शेयर होगा ना, हम लोग लिख सकते हैं। लेट अस राइट दैट। जैसे हम कह दें ये पीछे जो है पूरा एक R टाइप का कुछ ग्रुप हो गया, R NH C डबल बॉन्ड NH एंड NH2। जब H+ से रिएक्शन करने की बारी आएगी तो यही जाएगा H+ के साथ रिएक्शन करने, NH डबल बॉन्ड NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 और इसने लोन पेयर डोनेट किया है H+ को तो इस पर प्लस का चार्ज आएगा। अब ध्यान देना ये भी अपना लोन पेयर इसको डोनेट करके रेजोनेंस कर सकता है, ये भी अपना लोन पेयर इसको डोनेट करके रेजोनेंस कर सकता है। तो 3 स्ट्रक्चर्स आएंगे, एक ये वाला, दूसरे में इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, तीसरे में इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो पॉजिटिव चार्ज 3 नाइट्रोजन एटम्स के बीच नियरली इक्वल अमाउंट में शेयर हो रहा है। तो तीनों नाइट्रोजन मिल करके पॉजिटिव चार्ज को काफ़ी स्टेबल बनाएंगे और जब ये काफ़ी स्टेबल होगा
तो ये रिएक्शन भी जो है फटाफट फटाफट बहुत आसानी से होता चला जाएगा। और इसीलिए इसका बेसिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगा। जैसे कभी पूछा जाए इन दोनों में से कौन ज़्यादा बेसिक, तो डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा बेसिक। तो इस ग्रुप को तुम थोड़ा आसानी से पहचान सको, इसके लिए हमने इस पर थोड़ी बातें भी कर ली। ये अच्छा ग्रुप है ना, एग्ज़ाम में तुमसे अक्सर पूछा जाता रहता है। तो आर्जिनिन को भूलना मत, लाइसिन आर्जिनिन को भूलना मत। फिर एक क्वेश्चन यहां पर तुम्हारे लिए कि अगर हमारे पास ये वाला अमीनो एसिड रहे, यहां पर CH2 CONH2 एस्पार्टिक एसिड से एस्पैराजीन, ये एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है? तो इन दोनों ने तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया। इसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये ग्रुप कैसा है। अगर ये ग्रुप एसिडिक रहा तो अमीनो एसिड जो है वो एसिडिक हो जाएगा। अगर वो ग्रुप बेसिक हो गया तो अमीनो एसिड भी बेसिक हो जाएगा। अगर ग्रुप न्यूट्रल हो गया तो अमीनो एसिड भी जो है न्यूट्रल हो जाएगा। तो इस ग्रुप को पहचानो, ये ग्रुप एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। इसी ग्रुप के ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा कि अमीनो एसिड एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल। तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर तो है ही, तो देखने में तो हमें लग सकता है कि ये बेसिक है, लेकिन ध्यान देना नाइट्रोजन का लोन पेयर फ्री नहीं है। पीछे C डबल बॉन्ड O है, वो लोन पेयर को अपनी तरफ खींच लेता है। और अमाइड में जो नाइट्रोजन होता है वो बिल्कुल भी बेसिक नहीं होता, ये नियरली न्यूट्रल है। इसको पानी में घोलोगे तो pH में कोई बहुत सिग्निफिकेंट चेंज आने वाला नहीं है। और इसका मतलब ये हुआ कि ये अमाइड ग्रुप नियरली न्यूट्रल ग्रुप है, और ये अमीनो एसिड में ये ग्रुप न्यूट्रल ग्रुप हो गया, तो अमीनो एसिड क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। तो ये चीज़ यहाँ पर तुम थोड़ा सा ध्यान दोगे कि CONH2 जब देखने को मिले तो CONH2 को देख करके तुम्हें डिसीजन लेना पड़ेगा कि एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल है। ज्विटर आयन स्ट्रक्चर, ज्विटर आयन स्ट्रक्चर ये क्या चीज है भाई? तो देखो, ये एक अमीनो एसिड हम लोगों ने लिख लिया, कोई भी एक सिंपल सा अमीनो एसिड लिख लिया। ये एसिड, ये बेस, इसने H प्लस दिया और इसने H प्लस लिया, तो ये हो गया NH3 प्लस HCOO माइनस एंड CH3। तो एक तरफ प्लस दूसरी तरफ माइनस, लेकिन फिर भी ये न्यूट्रल है। एक प्लस भी एक माइनस भी है, लेकिन ये न्यूट्रल है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं ज्विटर आयन। मतलब स्ट्रक्चर न्यूट्रल रहेगा, लेकिन स्ट्रक्चर में कोई पॉजिटिव सेंटर भी होगा और कोई निगेटिव सेंटर भी होगा। एक एक भी हो सकते, एक से ज़्यादा भी हो सकते 5 पॉजिटिव 5 निगेटिव, लेकिन सब मिला करके न्यूट्रल। तो पॉजिटिव निगेटिव सेंटर्स होंगे, लेकिन ये न्यूट्रल स्ट्रक्चर है, और इस तरह के स्ट्रक्चर को ज्विटर आयन कहते हैं। और अमीनो एसिड्स जो है वो इस तरह से नहीं रहते हैं, बल्कि इस तरह से रहना पसंद करते हैं। तो तुम अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर देखोगे तो वो इस फॉर्म में, भले ही हम लोग पेपर पर लिखते समय शुरू में इस तरह से डिस्कशन शुरू करते हैं, बट एक्चुअली अमीनो एसिड इस तरह से रहते हैं ज्विटर आयन फॉर्म में। जिसकी वजह से होता क्या है, इनका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है। प्लस है, माइनस है, एक मॉलिक्यूल का प्लस दूसरे मॉलिक्यूल के माइनस को, फिर दूसरे मॉलिक्यूल का प्लस तीसरे मॉलिक्यूल के माइनस को, तीसरे मॉलिक्यूल का प्लस चौथे मॉलिक्यूल के माइनस को। तो ये एक दूसरे को पकड़ करके रखते हैं, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट ऊंचा हो जाता है। साथ ही साथ इनकी पानी में सॉल्युबिलिटी भी काफ़ी कम रहती है। क्यों कम रहती है? क्योंकि जैसे ये ज्विटर आयन होने की वजह से मॉलिक्यूल्स ने एक दूसरे को जोर से पकड़ रखा है, तो वो पानी में आसानी से घुल नहीं पाते। अगर एक दूसरे को कमजोर वीक फोर्सेज के साथ पकड़ रखा है तो जल्दी जल्दी अलग हो जाएंगे और पानी में जाकर के घुल जाएंगे। और एक दूसरे को मजबूती से पकड़ रखा है, लाइटिस एंथैल्पी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो पानी में घुलना मुश्किल हो जाएगा। तो ये हुआ हमारी तरफ से आज के क्लास में अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर के ऊपर कुछ बातें। ज्विटर आयन पर थोड़ी बातें हम लोगों को और करनी होंगी। अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे तो ज्विटर आयन और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, इन दो पॉइंट्स पर थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे, तब अमीनो एसिड पूरा होगा। फिर उसके बाद एक क्लास में मिलेंगे तो पॉलीपेप्टाइड्स और प्रोटीन्स के ऊपर बातें होंगी। तो आज की क्लास में मेरी तरफ से इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में
तब तक के लिए बाय बाय।